चैप्टर 41 तलवार पर क्यूआर स्कैनर। तुमने तो कहा था कि ये तलवार समुद्रगुप्त के जमाने का है, तो फिर इसमें ये क्यूआर स्कैनर क्या कर रहा है? अब ये मत कहना कि महाराजा समुद्रगुप्त के वक्त भी क्यूआर स्कैनर होते थे। इतना कहकर रुद्र वो तलवार मुकेश को वापस थमा देता है। तलवार में उस क्यूआर स्कैनर को देखते ही मुकेश पूरी तरह शांत होकर उसे देखता रहता है। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है। क्या अब तुम मेरे साथ काम करना चाहेंगे? प्राचीन वस्तुओं के मामले में मैं एक वास्तविक विशेषज्ञ हूं। रुद्र के बातों को पूरी तरह अनसुना कर मुकेश गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे, मुकेश से झूठ बोलने की? मुझे लगता है तुम दोनों जिंदगी जीने से थक गए हो। इतना कहने के बाद मुकेश उस तरफ देखता है जिस तरफ वो दोनों आदमी खड़े थे, लेकिन मुकेश को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वहां पर किसी को ना पाकर रुद्र और मुकेश उन दोनों को चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी मुकेश को दो आदमी भागते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मुकेश गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों, आज तुम्हारा दिन काफी अच्छा है जिसके कारण तुम भाग पाए, लेकिन दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना अंजाम तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। उन भागते हुए लोगों से इतना कहने के बाद मुकेश रुद्र की ओर मुड़कर उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि यह तलवार नकली है? कहीं तुमने ही तो इन दो लोगों को काम पर नहीं रखा है? मुकेश के सवालों को सुनने के बाद रुद्र गंभीर आवाज में कहता है, मैंने उन्हें काम पर रखा है। अगर मैं इस स्तर का नकली एंटीक बना पाता या मुझे मिलता, तो क्या मैं पार्टनरशिप के लिए तुम्हारे पास आता? रुद्र के बातों को सुनते ही मुकेश का माथा खराब होने लगता है, लेकिन रुद्र वही नहीं रुकता। वो आगे और कहता है, ओह हाँ, मेरे हिसाब से तुम जानना चाहते हो कि मुझे ये कैसे पता चला कि ये तलवार नकली है? तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मेरे जैसे पहाड़ी लोगों के पास अपनी जादुई विधियां हैं। रुद्र के इस बात पर मुकेश अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, अबे बस कर, मैं फिलहाल तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। तुमने अभी अभी मेरी योग्यता भी देखी है, तो फिर अब क्या हम पार्टनरशिप कर सकते हैं? रुद्र कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जीते, अब तुम भविष्य में मेरे साथ काम कर सकते हैं। इतना कहते ही मुकेश के दिमाग में एक ख्याल आता है और फिर वो वापस से रुद्र से कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम एक मिस्टीरियस इंसान हो जिसके आर पार कोई नहीं देखा जा सकता। सामान बेचने के चक्कर में कहीं तुमने मुझे भी भविष्य में बेच दिया तो मैं तो गया। तुमको पार्टनरशिप करने के लिए किसी और ढूंढना चाहिए। आप फालतू में ही फिक्र कर रहे हो। अगर मैं आपको बेचना भी चाहूं तब भी आपको कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि आजकल के लोगों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। आप मेरा यकीन तो कीजिए। रुद्र मुकेश से कहता है, जिस पर मुकेश कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तब भी तुम्हारे जैसे चालबाज के साथ तो काम नहीं ही करूंगा। अब रुद्र का भी पारा चढ़ रहा था और वो थोड़ा गुस्से में कहता है, मुकेश भाई, क्या आपको इसकी सच में बिल्कुल भी परवाह नहीं है? रुद्र के आवाज में अब अपने प्रति गुस्से को महसूस करते ही मुकेश आराम से कहता है, सच कहूं तो मैं इस एंटीक मार्केट में बहुत लंबे समय से हूं, जिसके कारण मुझे इस मार्केट का बहुत अनुभव है। लेकिन मुझे अपने अनुभव से सिर्फ एक बात पता चली, और वो ये है कि इस मार्केट में कोई भी सच नहीं बोलता। क्या तुमने अभी अभी उन दोनों को देखा? क्या उन्होंने एक बार भी सच कहा? नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है, अगर वो सच बोलेंगे तो वो भूख से मरेंगे। इसी कारण से मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस मार्केट में किसी पर भी भरोसा करना एक बेवकूफी है। मुकेश की बातों को सुनने के बाद रुद्र पूरी तरह से दंग हो जाता है। मुकेश भाई, मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप के बारे में भूल जाओगे तो बेहतर होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें व्यर्थ में मेरी मदद नहीं करने दे सकता। तुम अपनी पसंद के अनुसार मेरे स्टाइल से जो चाहे चुन सकते हैं, और मेरी दयालुता के लिए तुमको मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर मुकेश अपने स्टॉल से अपने सभी सामानों को बाहर निकलने लगता है। उन सामानों को देखकर रुद्र कहता है, ये सब क्या है? ये सब मेरा कीमती खजाना है जो कि मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है। इतना कहने के बाद मुकेश एक लाल कलर का शर्ट जिस पर की कुछ अलग तरह की डिजाइन बनी हुई थी उसे बाहर निकलकर रुद्र को दिखाते हुए कहता है, देखो, यह वो वस्त्र है जिसे गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने पहना था जब वो शास्त्र सीख रहे थे। मुकेश की बातों को सुनने के बाद रुद्र एकदम बेमन से उस कपड़े को पकड़ता है और उसकी एक जगह पर इशारा करते हुए कहता है, आपने इसे कहां से चुराया? इस पर अभी भी सिगरेट वाले छेद है। रुद्र का इशारा समझते ही मुकेश पसीना पसीना हो जाता है और फिर वो रुद्र के पास से शर्ट को लेकर एक कटोरा रुद्र के सामने कर देता है। इसे देखो, ये राजपूत राजवंश के जमाने का कटोरा है। इसे महाराजा महाराणा प्रताप के जमाने में बनाया गया था। मुकेश की बात को सुनने के बाद रुद्र पहले तो खामोश रहकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर मुकेश से कहता है, मुझे ये किसी होटल में मौजूद कटोरे जैसा क्यों लग रहा है? क्या आपके पास इससे बेहतर कुछ है?
उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुनने के बाद मुकेश इस बार अपनी ही सोच में खो जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र उसके सभी नकली सामानों को पकड़ कैसे ले रहा है। तभी अचानक से मुकेश के दिमाग की बत्ती जलती है और वो रुद्र से कहता है, तुम 1 मिनट रुको, अब मैं तुम्हें अपनी एक विशेष चीज दिखाने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद मुकेश अपने दुकान में कुछ ढूंढने लगता है। मुकेश को अपने दुकान में कुछ ढूंढते देख रुद्र सोचता है, आज मुकेश के पास सभी चीजें बेकार क्यों है? सिस्टम ने पहले ही कहा था कि आज मुझे मुकेश के पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ भी मूल्यवान चीज नहीं मिली। तभी रुद्र के कानों में मुकेश की आवाज पड़ती है, ओह, तो ये इधर है। इतना कहने के बाद मुकेश अपने दुकान से एक चीज को बाहर निकालता है जिसे देखकर रुद्र पूरी तरह दंग रह जाता है। यह क्या है? आपने इसे कहां से चुराया? रुद्र कहता है, ओए लड़के, अभी तक की सभी चीजों को देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे एंटीक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब तुम देखो। इतना कहकर मुकेश एक चीज रुद्र के आंखों के सामने कर देता है जिसे देखकर रुद्र पूरी तरह दंग रह जाता है। आखिर ऐसा क्या देखा रुद्र ने जिसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह जाता है? क्या मुकेश अपनी इतनी कीमती चीज रुद्र को ऐसे ही भेंट में ही दे देगा या करेगा कोई नया कांड? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 42, दोधारी तलवार। यह क्या है? आपने इसे कहां से चुराया? रुद्र कहता है। दरअसल इस बार मुकेश ने जो अपने स्टॉल से बाहर निकाला था वो कोई कूड़ा नहीं बल्कि एक असली एंटीक था। ये एक दोधारी तलवार है जिसे लड़का या लड़की कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तलवार की कीमत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इस तलवार को सम्राट चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसारा दोनों ने ही इस्तेमाल किया। जैसे ही मुकेश अपनी बात खत्म करता है, रुद्र के सामने सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि 100% वास्तविक समान। डीएनए डेटा की सहायता न होने के कारण सिस्टम अभी इसकी जानकारी नहीं दे सकता कि ये तलवार सच में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और राजा बिंदुसार के द्वारा इस्तेमाल की गई थी या नहीं। तो ये असली है? बिल्कुल ये असली है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये तलवार तो नहीं दे सकता क्योंकि ये तलवार मेरे लिए तुम्हारे मुकाबले मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। मुकेश की बातों को सुनने के बाद रुद्र अपने मन में सोचता है, इसका मतलब कि मुकेश का असली खजाना ये तलवार है। मुझे कुछ भी करके मुकेश से ये तलवार लेनी होगी। रुद्र मुकेश से तलवार कैसे ले इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी रुद्र के कानों में मुकेश की आवाज पड़ती है जो कि कह रहा था, ठीक है, मेरे हिसाब से तुमने इस तलवार को अच्छे से देख ही लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई वास्तविक एंटीक नहीं है? अब इसे देखकर तुम क्या कहोगे मास्टर रुद्र? मुकेश के बातों को सुनने के बाद रुद्र बिना मन से मुकेश से कहता है, कुछ देर पहले आप मुझे समुद्रगुप्त का 7 सितारा तलवार दिखा रहे थे और अब सम्राट चंद्रगुप्त का दोधारी तलवार। अब आगे और कुछ भी दिखाना है या हो गया? रुद्र की बातों को सुनने के बाद मुकेश थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो रुद्र पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम इस तलवार के आकार और डिटेलिंग पर एक बार नजर तो डालो, भला ये कैसे नकली हो सकती है? क्या आपने 7 सितारा तलवार के बारे में भी ऐसी ही बात नहीं कही थी? रुद्र अपने शब्दों को इस कॉन्फिडेंस से मुकेश को कहता है जिससे कि अब मुकेश को भी अब खुद पर शक होने लगता है। तभी रुद्र आग में और घी डालते हुए मुकेश से कहता है, मुझे लगता है कि इस तलवार में भी एक क्यूआर कोड है। रुद्र के बातों को सुनने के बाद मुकेश पूरी तरह से उदास हो जाता है और फिर उसी उदासी में मुकेश खुद से कहता है, इस तलवार और उस तलवार की अजीब आकृतियां एक जैसी हैं और देखने में बिल्कुल असली हैं, इन्हें बनाने वाला भी वाकई अद्भुत इंसान होगा। इतना सब सोचने के बाद मुकेश ऊपर आसमान की ओर देखकर कहता है, मैंने सोचा था कि सम्राट समुद्रगुप्त और सम्राट चंद्रगुप्त के तलवारों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट। इतना कहते ही अचानक से मुकेश के आंखों से आंसू के कुछ बूंद नीचे की ओर लुढ़क जाते हैं। खुद को संभालने के बाद मुकेश उस दोधारी तलवार को पटकने जा ही रहा था कि तभी रुद्र उसके हाथ को पकड़ लेता है। आओ, ये क्या करने जा रहे हैं? जरा एक बार अपनी हालत तो देखिए। अच्छा चलो, मैं इस तलवार को आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ इसकी कीमत बोलो। रुद्र के बातों को सुनने के बाद मुकेश कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें जो भी एंटीक पसंद हो तुम मेरे पास से वो ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकेश की बातों को सुनने ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ मुकेश से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। मुकेश की बातों को सुनने ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है और वो उसी मुस्कान के साथ मुकेश से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। इतना कहने के बाद रुद्र मुकेश के स्टाइल से उस जाने लगता है। लगता है आज मुकेश कुछ ज्यादा ही दुखी है। मुझे उसके लिए बड़ा मुनाफा कमाने का मौका ढूंढना होगा, नहीं तो उसके साथ धोखा करने के कारण मुझे दुख होगा। खैर, अब लगता है कि मुझे जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए और उससे अच्छे संबंध बनाना चाहिए।
शायद ये दोधारी तलवार कमल नारायण से दोस्ती करने के लिए काफी होगा। इतना सब सोचने के बाद रुद्र लक्ष्मी एंटीक की ओर चला जाता है। कुछ देर में रुद्र लक्ष्मी एंटीक के बाहर खड़ा होता है। उम्मीद करता हूं कि आज मुझे बस वो लड़की ना मिले। खुद से इतना कहने के बाद रुद्र उस दुकान के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही इस बार रुद्र को कमल नारायण नहीं बल्कि एक लड़की मिलती है। उसके पहनावे से लग रहा था कि वो लड़की यहाँ पर काम करती है। रुद्र सीधा जाकर उस लड़की से पूछता है, हेलो, क्या मैं कमल नारायण जी से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी सर, कमल नारायण साई अभी थोड़े व्यस्त है, जिसके कारण फिलहाल तो वो आपसे नहीं मिल सकते। उस लड़की की बात सुन रुद्र अपने मन में सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, अगर कमल नारायण को पता चल जाए कि उनसे मिलने के लिए मैं आया हूं तो क्या वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे? जरूर, 100%। सिस्टम के मैसेज को पढ़ने के बाद रुद्र उस लड़की से कहता है, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, पर क्या आप कृपया करके कमल नारायण जी को बता सकती हैं उनसे मिलने के लिए वो लड़का आया है जिसने उन्हें तोमर राजवंश का सेट बेचा था। रुद्र की बात सुनने के बाद उस लड़की को कुछ याद आता है और फिर वो रुद्र से कहती है, ठीक है, कृपया करके आप यहाँ बैठे, मैं अभी कमल सर को आपके बारे में बता कर आती हूँ। इतना कहकर वो कर्मचारी लड़की वहां से निकलकर सीधा कमल नारायण के कमरे की ओर जाने लगती है। तभी रुद्र को एक आवाज सुनाई देती है जिसे अंतर ही रुद्र के पूरे शरीर में जैसे एक ठंडी सिहरन सी दौड़ जाती है। मुझे लगा ही था कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने मेरे दादाजी को वो तोमर राजवंश का सेट बेचा था। इस आवाज को सुनते ही रुद्र पहचान लेता है कि आखिर ये आवाज किसकी है। तभी रुद्र जैसे ही अपने पीछे देखता है उसे वहां पर निकिता अपने शरीर को स्ट्रेच करती दिखाई देती है। ओह, हेलो मैडम निकिता, हम दोबारा मिल गए, रुद्र कहता है। नई नफरत और पुरानी नफरत अब जुड़ गई हैं, और मुझे आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही चाहिए। इतना कहकर निकिता अपनी मुट्ठी को कसती है और रुद्र को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी सिस्टम की तरफ से रुद्र को एक मैसेज मिलता है, सिस्टम इमरजेंसी वार्निंग, इस लड़ाई से होस्ट को चोट लगने की संभावना 100% है, कृपया इस मौके से बचे। क्या रुद्र बचा पाएगा खुद को निकिता के गुस्से से? ये आज रुद्र होना पड़ेगा जख्मी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे याद है तुमने एक बार कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या हम रीडर्स और राइटर के बीच की बातचीत पसंद आती है या नहीं। मुझे बस ये जानना है आखिर तुमने ऐसा क्यों पूछा था। चैप्टर 43, नई चुनौती, इमरजेंसी वार्निंग, इस लड़ाई से होस्ट को चोट लगने की संभावना 100% है, कृपया इस मौके से बचे। सिस्टम की चेतावनी सुनने के बाद रुद्र तुरंत निकिता के हमले से बचने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। तभी अचानक से निकिता एक जोरदार पंच सीधा रुद्र के चेहरे की ओर बढ़ती है जिससे रुद्र नीचे झुककर खुद को निकिता के हमले से बचा लेता है। रुद्र को अपने हमले से बचते हुए देखकर निकिता और भी गुस्से में आ जाती है और फिर उसी गुस्से में निकिता बगल में रखा एक फूलदानी उठती है और उसे रुद्र की ओर फेंकने के लिए खुद को तैयार करने लगती है। तुम्हारे पास अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। इतना कहकर निकिता अपनी पूरी ताकत से उस फूलदान को रुद्र की ओर जा ही रही थी तभी रुद्र के आगे कमल नारायण खड़े हो जाते हैं। वही निकिता लक्ष्मी एंटीक से बाहर में खड़े होकर एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है, रुद्र तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वही कमरे के अंदर में कमल नारायण रुद्र से कहते हैं, रुद्र कृपया करके निकिता के बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। असल में वो बहुत अच्छी लड़की है, बस वो उतनी समझदार नहीं है जिसके कारण कभी कभी ऐसी हरकत कर बैठती है। कमल नारायण की बात सुनने के बाद रुद्र सिर्फ एक स्माइल करता है। कमल नारायण के बातों को सुनने के बाद रुद्र अपने मन में सोचता है, निकिता के चेहरे के भाव को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। सिस्टम अभी सिर्फ सक्सेस रेट्स का ही पता लगा सकता है। अभी फिलहाल सिस्टम के पास किसी के दिमाग को पढ़ने की शक्ति नहीं है। मतलब कि सिस्टम को अभी और भी अपग्रेड चाहिए। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कमल नारायण की आवाज सुनाई देती है, रुद्र कृपया आप मेरे पीछे मेरे ऊपर वाले कमरे तक चले, वहां पर हम शांति से बात कर पाएंगे। कमल नारायण के बात सुनने के बाद रुद्र उनके पीछे पीछे ऊपर के फ्लोर पर शानदार कमरे में पहुंच जाता है। कमरे को देखते ही रुद्र के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, अद्भुत। दरअसल जिस कमरे में कमल नारायण रुद्र को लेकर गया था वो कोई आम कमरा नहीं बल्कि उसे एक पैसों का कमरा भी कहा जा सकता था। उस कमरे के चारों तरफ शेल्फ बने हुए थे और हर शेल्फ में एक से एक एंटीक चीज रखी हुई थी। उस कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी हुई थी जिस पर कि एक चाय का पतीला रखा हुआ था। उसके बाद कमल नारायण रुद्र को उस टेबल पर लेकर जाता है और फिर रुद्र के लिए एक कप में चाय निकालने लगता है। तभी रुद्र कहता है, दादाजी आपका कमरा तो काफी सुंदर है, यहाँ सब गड़बड़ है, लेकिन बात बस इतनी है कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता।
कमल नारायण के इस बात को सुनने के बाद रुद्र को ऐसा लगता है जैसे कि कमल नारायण शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। तभी कमल नारायण वापस कहता है, वैसे रुद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम यहाँ आज भी कोई ना कोई एंटीक सामान के साथ ही आए होगे। कमल नारायण की पूरी बात सुनने के बाद रुद्र अपने पास से वो दोधारी तलवार निकलता है और उसे कमल नारायण को दिखाने लगता है। उस तलवार को देखते ही कमला नारायण की आंखें जैसे चमक जाती है। ये तलवार तो बिल्कुल मौर्य राजवंश की निशानी जैसा लग रहा है। कमल नारायण रुद्र से कहता है, साधारण चीजें आपके लायक नहीं है, केवल ऐसी अच्छी एंटीक चीजें ही आपके सामने लाने के लायक है। क्यों दादाजी, मैं सही कहा ना? रुद्र कमल नारायण को मक्खन लगाते हुए कहता है। तुम्हें पता है रुद्र, ऐसी दोधारी तलवार जो कि मौर्यन साम्राज्य की निशानी है, उसे हाल फिलहाल में ही लगभग 5 करोड़ में नीलाम किया गया है। कमल नारायण की बात सुनने के बाद रुद्र कहता है, क्या हो अगर इस तलवार को खुद सम्राट चंद्रगुप्त ने ही इस्तेमाल किया हो? अगर सचमुच ऐसा कुछ है तो यह इस तलवार की कीमत को 10 गुना करने के लिए पर्याप्त है। कमल नारायण की बातों को सुनने के बाद रुद्र कहता है, मैं बात को बिना ज्यादा घुमाए कहता हूँ, मैं इस तलवार को आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए आपको ये तलवार देना चाहती है। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद कमल नारायण रुद्र पर शक करते हुए कहता है, आखिर तुम ये तलवार इस बूढ़े को क्यों देना चाहते हो? अगर तुम इस तलवार को इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इसकी कीमत आसमान छुएगी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जैसे अच्छे एंटीक मास्टर से मिलना है। रुद्र की बात सुनकर कमल नारायण उस दोधारी तलवार को वापस रुद्र के पास रखते हुए कहता है। तलवार को अपने से दूर रखते देख रुद्र सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या यह संभव है कि कमल नारायण इस तलवार से संतुष्ट नहीं है, या ये मुझसे असंतुष्ट है? तलवार से संतुष्टि दर 100%, होस्ट से संतुष्टि दर 10%। रुद्र सिस्टम का जवाब पढ़ ही रहा था कि तभी कमल नारायण कहता है, रुद्र, इस बूढ़े आदमी के लिए ये उपहार बहुत भारी है, इसे मैं आपसे नहीं ले सकता, और इसके अतिरिक्त ये बूढ़ा इंसान किसी को भी अपना दोस्त उसकी काबिलियत और उसके कैरेक्टर को देखने के बाद अपना दोस्त बनाता है, उपहार के वजन के वजह से नहीं। कमल नारायण की बात सुनने के बाद रुद्र अपने मन में कहता है, ये तो सरेआम मेरी बेइज्जती कर रहा है। क्या वह सोचता है कि मैं उससे दोस्ती करने के योग्य ही नहीं हूं? 100% दोस्ती के लायक नहीं। सिस्टम की नोटिफिकेशन देखकर रुद्र पूरी तरह से हार जाता है, लेकिन तभी रुद्र को सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन मिलती है। न्यू मिशन, अपने प्रति कमल नारायण का संतुष्टि दर को 50% से ऊपर बढ़ाए। टाइम लिमिट, आज रात 12 बजे से पहले। रिवार्ड 15 पॉइंट्स। उद्धरण चिन्ह। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही रुद्र का चेहरा अचानक से खिल जाता है। तभी उसके कानों में कमल नारायण की आवाज पड़ती है, जो कि एक चेक पर कुछ लिख रहे थे। ये एक अच्छी तलवार है, इसकी मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ है। इसी कारण से मैं तुम्हें इस तलवार के बदले 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद कमल नारायण चेक को रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर भविष्य में आपको कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो आप इसे मेरे पास ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी बुरा सलूक नहीं करूंगा। कमल नारायण की बात को सुनने के बाद रुद्र अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि यदि आपके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है तो आप इस इंसान से दोस्ती तो नहीं कर पाएंगे। तभी रुद्र को खिड़की के बाहर किसी के होने का आभास होता है। तभी अच्छा से रुद्र को कमल नारायण से दोस्ती करने का एक उपाय दिख जाता है और फिर वो कमल नारायण को उसका चेक वापस करते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा दादाजी, बिजनेस में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज पैसे से भी ऊपर है तो वो है एक इंसान के हुनर और उसकी काबिलियत। मिस्टर रुद्र, आप कहना क्या चाहते हैं? आपने ही कुछ देर पहले कहा था ना कि अगर ये तलवार सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा इस्तेमाल की गई होगी तो इसकी कीमत 5 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ हो जाएगी। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद कमल नारायण अपने दोनों हाथ बांधकर रुद्र से पूछता है, रुद्र, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस तलवार को सम्राट चंद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल किया है? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। अब आप सोच रहे होने कि आखिर मुझे ये कैसे पता। इतना कहने के बाद रुद्र टेबल पर से एक चाय की कप उठता और उसे पीने लगता है। वही कमल नारायण थोड़े जिज्ञासु होते हुए रुद्र से पूछते हैं, वेल, इट्स ट्रू, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि इस तलवार को सम्राट चंद्रगुप्त ने इस्तेमाल किया है? असल में मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं, बस मैंने आप सबसे कुछ अलग सीखा है जिसे कहा जाता है डिवाइन कैलकुलेशन। कमल नारायण को रुद्र की बात बकवास लगती है और फिर वो मजाक के टोन में रुद्र से कहते हैं, तब तो तुम हर एंटीक की कीमत को कैलकुलेट कर सकते होंगे। कमल नारायण की टोन से रुद्र को साफ साफ पता चल जाता है कि उन्हें रुद्र की बातों पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी रुद्र हार ना मानते हुए आगे कहता है, बिल्कुल,
मैं सिर्फ एंटीक की कीमतों को नहीं बल्कि दूसरी चीज को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, जैसे कि इस वक्त आपकी पोती निकिता खिड़की के बाहर से हमारी सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद कमल नारायण रुद्र की बात पर एक बार भरोसा करने का फैसला करते हैं और फिर वो खिड़की की ओर निकल पड़ते हैं। वही खिड़की के बाहर निकिता दीवार में लगे पाइप के सहारे ऊपर तल्ले पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो साला रुद्र, आज वो फिर मेरे भोले दादाजी को धोखा देने की कोशिश करेगा। मुझे कुछ भी करके उनकी सभी बातें सुननी है। इतना कहने के बाद निकिता कमरे के अंदर खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे अपने सामने रुद्र और उसके दादाजी खड़े दिखाई देते हैं। शुक्र है कि कुछ देर पहले मैंने सिस्टम की मदद से मैंने निकिता का लोकेशन चेक किया था। अपने सामने अपने दादाजी को देखकर निकिता हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आपके पास स्पाइडर विमेन की के जैसे कला होगी। रुद्र कहता है, रुद्र, अगर तुमने मुझे दोबारा छेड़ा तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी अचानक से कमल नारायण गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, निकिता, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आई एम सॉरी दादाजी। इतना कहकर निकिता जल्दी से उतरकर वहां से भागने लगती है। निकिता को वहां से जाते देख रुद्र कमल नारायण से कहता है, मिस्टर कमल नारायण, क्या अब आप विश्वास करते हैं कि मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूं? रुद्र की बात सुनने के बाद कमल नारायण एक लंबी आह लेते हुए कहते हैं, शायद तुमने खिड़की के बाहर कुछ आवाजें सुनाई होगी जिससे तुमने अंदाजा लगाया कि बाहर में निकिता हो सकती है। सिर्फ एक बात मुझे मनाने के लिए काफी नहीं होगी मिस्टर कैलकुलेटर रुद्र। इतना कहने के बाद कमल नारायण वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। इस बूढ़े आदमी को मनाना मतलब पत्थर को धागे से काटना, रुद्र अपने मन में सोचता है। तो फिर आप ही बताइए दादाजी कि आखिर मैं आपको कैसे यकीन दिला सकता हूं? रुद्र के इस सवाल पर कमल नारायण अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब अगर मिस्टर रुद्र खुद सभी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये सवालों मुझसे तो नहीं पूछना चाहिए। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये कमल नारायण मुझ पर भरोसा करने लगे? रुद्र इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, अगर मैं इस कमरे के सभी एंटीक चीजों की जानकारी कमल नारायण को दूं तो क्या ये मुझे अपनी दोस्ती के लायक समझेगा? 100%। तो फिर अब यही सही। इतना सोचने के बाद रुद्र कमल नारायण से कहता है, दादाजी, आपके इस कमरे का मैंने अभी निरीक्षण किया। इस कमरे में कुल 26 एंटीक चीजें हैं, क्या मैं सही हूं? ये देखकर कि घर में 26 प्राचीन वस्तुएं हैं, ये तो केवल ये दर्शाता है कि तुम गिन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भाग्य को कैलकुलेट कर सकते हैं। कमल नारायण की बात सुनने के बाद भी रुद्र शांति से कहता है, दादाजी, पहले आप मेरी पूरी बात आराम से तो सुनिए। ठीक है, बोलो। कमल नारायण से मंजूरी मिलते ही रुद्र अपने मन में कहता है, सिस्टम स्टार्ट। रुद्र के इतना कहते ही सिस्टम के कुल 26 स्क्रीन खुल जाते हैं। उसके बाद सारे एंटीक के पास सिस्टम की एक एक स्क्रीन चली जाती है। सभी जगह पर स्क्रीन को जाते देखकर रुद्र मुस्कुराता है और फिर एक एक करके रुद्र सभी एंटीक के पास जाने लगता है। पहले एंटीक के पास जाते हुए रुद्र कहता है, कमल नारायण जी, क्या ये लाल चंदन के बर्तनों का ये सेट कलचुरी राज्य की धरोहर नहीं है? ऐसा माना जाता है कि यह एक शाही उपकरण है और इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ के आसपास होगी। क्या मैं सही हूँ दादाजी? नॉट बैड, पर मुझे मनाने के लिए ये काफी नहीं है। एक लड़की से ज्यादा तो इसके नखरे है। रुद्र अपने मन में सोचता है और फिर कमल नारायण से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वो पूरी तरह दंग रह जाते हैं। क्या रुद्र कर पाएगा अपना मिशन पूरा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 44 दिव्य हांडी। एक लड़की से ज्यादा तो इसके नखरे हैं, रुद्र अपने मन में सोचता है और फिर कमल नारायण से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वो पूरी तरह दंग रह जाते हैं। अब आगे। ये ब्लैक जेड प्लेटफॉर्म मगध हरियाणा का राजवंश की क्रांति का उद्देश्य है। ये लगभग 50 लाख के लायक है ना दादाजी? उद्धरण चिन्ह। नॉट बैड। इस ब्लैक जेड इंकस्टोन प्लेटफॉर्म का उपयोग मौर्य राजवंश के मंत्रिमंडल के मुख्य सहायक विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। रुद्र के इस बात को सुनते ही इस बार कमल नारायण पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। मिस्टर रुद्र, आखिर आपको ये पता कैसे चला? हम बूढ़े लोगों को पूरे 2 साल लग गए। अनगिनत ऐतिहासिक पुस्तकों को खंगालने और शोध के बाद हम अंततः इस इंकस्टोन की उत्पत्ति को निर्धारण कर पाए थे। स्वाभाविक रूप से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, कैलकुलेट? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी तक अपनी पूरी बात खत्म नहीं की है, इसलिए प्लीज आप आराम से बैठ जाए और मेरी पूरी बात सुनिए। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए कहता है, इस बूढ़े आदमी ने अभी अभी अपना आपा खो दिया। इसके लिए मुझे माफ करे। कृपया आप अपनी बात पूरी करें। उद्धरण चिन्ह। ये ब्रश कलचुरी राजवंश के सम्राट कृष्णराज के अध्ययन कक्ष का समान है।
इसी तरह रुद्र उस कमरे में मौजूद सभी आर्टिफैक्ट्स की उत्पत्ति और उसकी कीमत दोनों बता देता है। रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद कमल नारायण पूरी तरह दंग रह जाता है। मैंने 26 प्राचीन वस्तुओं की उत्पत्ति बताने का काम पूरा कर लिया है। क्या आपको अभी भी मेरी योग्यता पर संदेह है? नहीं नहीं, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन अब तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं रह गया। कुछ देर पहले मैंने कहा कि इस तलवार का इस्तेमाल सम्राट चंद्रगुप्त ने किया था, क्या अब आप इस पर विश्वास करते हैं? रुद्र पूछता है। मैं आपके कैलकुलेशन की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके कह देने से कि ये तलवार सम्राट चंद्रगुप्त की है, मेरे लिए थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे बात पर भरोसा नहीं है, बस मैं एक बार अपने तरीके से इन सब की जांच करने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। कमल नारायण की पूरी बात सुनने के बाद रुद्र अपने मन में सोचता है, क्या कमल नारायण अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास 100%। अगर ये मुझ पर विश्वास करता है तो फिर मेरे खिलाफ क्यों खड़ा है? क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है, या शायद उनके पास कुछ ऐसा है जिसमें ये चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं? 100%। ये बूढ़ा आदमी भी कमाल का है। मैंने अभी अभी इसे गलत साबित किया, लेकिन इसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं है। वैसे अभी अभी मैं थोड़ी देर से उसे देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मन में कुछ चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? वह कोई चीज है जिसे लेकर ये परेशान है। उद्धरण चिन्ह। 100%। जो चीज उसे दुखी कर रही है, क्या वह प्राचीन वस्तुओं से संबंधित है? 100%। क्या ऐसा कुछ है जो वो किसी बता नहीं सकते और वो उसमें मेरी मदद चाहते हो? कमल नारायण चाहता है कि होस्ट एक आर्टिफैक्ट की कीमत जानने में उनकी मदद करे 100%। सिस्टम के मैसेज को पढ़ते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। क्या ऐसा कुछ है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसकी पहचान करूं? रुद्र की बात सुनते ही कमल नारायण पूरी तरह दंग रह जाता है। तुम्हें कैसे पता? कमल नारायण की बात सुनने के बाद रुद्र सिर्फ अपने हाथों से काउंट करने का इशारा कर देता है। रुद्र का इशारा समझने के बाद कमल नारायण एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, अब अगर तुम हर एक चीज को कैलकुलेट कर ही सकते हो तो अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में हाल ही में एक प्राचीन वस्तु को लेकर परेशान है। अगर तुम उस प्राचीन वस्तु की प्रामाणिकता का पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इस बार कमल नारायण वास्तव में मुसीबत में लग रहा है। अगर मैंने इसे सुझाने में उसकी मदद कर सकूं तो ये मेरे लिए भी फायदे का सौदा होगा। इतना सब सोचने के बाद रुद्र कमल नारायण से कहता है, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी दादाजी। धन्यवाद मिस्टर रुद्र। इतना कहने के कमल नारायण अपनी जगह से उठकर रुद्र से कहता है, कृपया मेरे पीछे आओ। कमल नारायण की बात सुनने के बाद रुद्र कमल नारायण के पीछे पीछे चलने लगता है। कमल नारायण का पीछे चलते चलते रुद्र पहले तो दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर आ जाता है। उसके बाद कमल नारायण रुद्र को एक कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद कमल नारायण एक बुक सेल्फ के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर जैसे ही कमल नारायण एक बुक को बुक सेल्फ से हटाता है, अचानक से वो बुक सेल्फ बीच से खुल जाता है, जिसे देखकर रुद्र पूरी तरह हैरान रह जाता है। मेरे पीछे आओ। इतना कहने के बाद कमल नारायण उसके अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे रुद्र भी अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंच जाता है, जिसे देखकर रुद्र और भी ज्यादा दंग रह जाता है। दरअसल उस बेसमेंट के अंदर एक दरवाजा था जिस पर कि एक लॉक लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इस दुकान के अंदर इतना बड़ा बेसमेंट भी है। इस बिजनेस में हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ दिन पहले मुझे एक हांडी मिली जो कि ब्लू और सफेद रंग की है। कमल नारायण अपनी बात आगे कहते रहते हैं, लेकिन रुद्र अपने ही ख्यालों में कहीं खो जाता है। उत्तम कौशल, सरल कारीगरी, यह इंसान एंटीक स्किल के जानकर कहलाने के पूरे योग्य है। आज तक ऐसी चीज मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी, लेकिन आज। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक भारी भरकम दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही रुद्र आगे की ओर देखता है। आगे का दरवाजे के खुलते ही कमल नारायण उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। वही उनके पीछे पीछे रुद्र भी अंदर चला जाता है। इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी कोशिश की उस हांडी को देखने की, और हर बार मुझे वो हांडी असली ही लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस हांडी को जब भी मैं खरीदने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में एक बेचैनी सी उठने लगती है और मुझे ऐसा लगने लगता है कि इस हांडी के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो गलत है। सिर्फ इसी कारण से मैंने अभी तक इस हांडी को खरीदा नहीं है। चैप्टर 45, नकली हांडी। ये सिस्टम कहाँ है? साला वो तो हमेशा ही जवाब देने के लिए आगे रहता है, तो फिर आखिर अभी तक आया क्यों नहीं? रुद्र ये सब सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था, तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है।
ये सिस्टम सिर्फ आपके प्रश्नों के एनालिसिस के लिए जिम्मेदार है, आपका असिस्टेंट नहीं है जो कि बिना आपके कुछ बोले ही समझ जाए। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। ठीक है, तुम जीते, तो क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि ये हांडी असली है या नकली? 100% नकली। इसे साबित कैसे कर सकते हैं? रुद्र के इस सवाल पर सिस्टम अपना एक और स्क्रीन खोलता है और उस पर सामने रखी हुई हांडी का तस्वीर दिखने लगती है। उस तस्वीर में सिस्टम हांडी के निचले हिस्से पर पॉइंट करते हुए कहता है, नकली साबित करने वाला सबूत का स्थान हांडी के नीचे के अंदर। नकली साबित करने की विधि, हांडी को तोड़ने से साक्ष्य नष्ट होने की संभावना 4.24%। इस मैसेज को पढ़ते ही रुद्र की आंखें चमक उठती है, लेकिन फिर अचानक से रुद्र वापस से निराश हो जाता है। भले ही सबूत के नष्ट होने की संभावना सिर्फ 4% है, लेकिन फिर भी इस हांडी की कीमत 10,000 करोड़ है। अगर मैं इसे नकली साबित नहीं कर पाया तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत बुरी मौत मरूंगा। लेकिन तभी रुद्र को एक और आइडिया आता है और वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या साधारण लोग इस हांडी के नकली होने की पहचान कर सकते हैं? मेरे जैसी सुपर शक्तिशाली सिस्टम की सहायता के बिना सटीक पहचान की संभावना 1.47%। ये सामान्य लोगों के लिए तो लगभग असंभव है, यहां तक कि जब कमला नारायण भी इसकी नकली होने के नहीं बता सकते, तब तो मुझे डर है कि अन्य विशेषज्ञ भी इसी तरह धोखा ना खा जाए। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये बहुत जोखिम भरा है, और अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं अपनी कब्र खुद खोद लूंगा। लेकिन अगर मैं इसे ना तोड़ूं और इसे नकली साबित ना करूं तो ये कमल नारायण मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? कुछ देर अपने ख्यालों में खोने के बाद रुद्र कमल नारायण की ओर मुड़ता है। रुद्र को अपनी ओर मुड़ते देख तुरंत कमल नारायण पूछता है, रुद्र, क्या आपने इसका पता लगा लिया है? ये नकली है। रुद्र की बात को सुनते ही कमल नारायण पूरी तरह दंग रह जाता है। क्या हरे पास कोई अपनी बात साबित करने का कोई सबूत है? दादाजी, जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं वो इस हांडी के नीचे है, रुद्र कहता है। रुद्र की बात को सुनने ही कमल नारायण और रुद्र दोनों उस हांडी को पलटकर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलता। तभी कमल नारायण कहता है, रुद्र, मैंने इस हांडी की ना जाने कितनी ही बार जांच की होगी, लेकिन मुझे तो आज तक कुछ भी गड़बड़ नहीं मिला। और तुम जिस सबूत की बात कर रहे हो वो इस हांडी के अंदर से नीचे की ओर है। रुद्र की बात को सुनते कि कमल नारायण थोड़े सोचने के बाद रुद्र से हैरानी से पूछता है, तो इसका मतलब तुम इस हांडी को? हाँ, मैं इस हांडी को तोड़ने की बात कर रहा हूँ। डर वही एक तरीका है इस हांडी को नकली साबित करने का। रुद्र की बात को सुनते ही कमल नारायण थोड़े सोच में पड़ ही आखिर क्या किया जाए। लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद कमल नारायण कहता है, सच कहूं तो रुद्र, अभी तक इस हांडी की डील हुई नहीं है, जिसके कारण मैं अभी तक इस हांडी का मालिक नहीं हूं। अगर तुम इस हांडी को तोड़ने चाहते हो तो मुझे सबसे पहले इस पार्टी को इन्फॉर्म करना होगा जिसका फिलहाल ये हांडी है। कमल नारायण की बात को सुनते ही रुद्र भी अपने मन में कहता है, सच कहूं तो इस हांडी को तोड़ने में मेरी खुद फट रही है, पर मुझे आज रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। इतना सोचने के बाद कमला नारायण से कहता है, ठीक है, आप इस इंसान को यहाँ बुलाइए जो आपको ये हांडी बेचने की कोशिश की है। रुद्र की बात सुनते ही कमल नारायण अपना फोन निकलकर किसी को फोन मिलने लगते हैं। ठीक, हाँ, अब अगर तुमने कहा है तो मैं अभी दिनेश, जिसका कि ये हांडी है, उसे फोन लगाता हूँ। फोन लगने के कुछ देर बाद एक लंबा आदमी, गले में कुछ मोटे सोने, हाथ की उंगलियों में भी सोने की अंगूठी पहने एक आदमी आता है। अंदर आते ही दिनेश कहता है, कमल नारायण जी, क्या बात है, आखिर आज आपने मुझे याद कैसे किया? दिनेश भाई, मैंने आपको इतनी जल्दबाजी में बुलाया, इसके लिए कृपया आप मुझे माफ करें। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप बताइए, आखिर आपने आज मुझे कैसे याद किया? उन दोनों को बात करते हुए देखकर रुद्र अपने मन में कहता है, इन दोनों के रूठते को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कमल नारायण मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा। मुझे जो कुछ भी करना होगा वो खुद ही करना होगा। इतना सब सोचने के बाद रुद्र आखिर में दिनेश से कहता है, तो आप हैं मिस्टर दिनेश? सच कहूं तो आपको देखने के बाद आप मुझे असली एंटीक बेचने वाले कम और नकली एंटीक बेचने वाले ज्यादा लगते हो। रुद्र के मुंह से जैसे होनी बात निकलती है, दिनेश पूरी तरह गुस्से से भर जाता है और उसी गुस्से में दिनेश रुद्र से कहता है, अबे है कौन तू, और यह क्या कर रहा है? मैं ये क्या कर रहा हूँ? जा, याद आया, मैं यहाँ कमल नारायण के कहने पर आपके इस हांडी की जांच करने के लिए आया हूँ, पर बदकिस्मती से ये हांडी तो नकली निकल गई। रुद्र की बात सुनते ही दिनेश हंसते हुए कहता है, नकली? तुमको मालूम भी है इस हांडी को ना जाने कितने एंटीक मास्टर ने इसे असली कहा है? जितनी तेरी उम्र नहीं होगी ना, उससे ज्यादा मास्टर्स ने इस हांडी को असली साबित किया है। और अगर तुम कहते हो कि ये हांडी नकली है तो फिर ठीक है, तुम मुझे उसका सबूत दिखा दो। दिनेश की बात को सुनने के बाद रुद्र कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है जिसे देखकर वहां मौजूद कमल नारायण पूरी तरह और दिनेश दोनों पूरी तरह दंग रह जाते हैं।
आखिर ऐसा क्या किया रुद्र ने जिसे देखकर कमल नारायण और दिनेश दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।